हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की इस वीडियो में हम पैसिव वॉइस के रूल सीखते हैं। मतलब जितने टेंस बचे हुए हैं उनके एक्टिव वॉइस के रूल और साथ में पैसिव वॉइस के रूल्स भी सीखते हैं। तो सबसे पहला हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, और इसके लिए शायद मैंने आपको एक सेंटेंस भी लिखा था कि पेड़ काटे जा रहे हैं, तो आपने शायद बनाया था ट्रीज आर कटिंग। तो आइए इसको हम समझाते हैं। तो पहले एक्टिव वॉइस का रूल समझेंगे। यहाँ पे आप हेडिंग बनाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या बनाएंगे? P से प्रेजेंट, C से कॉन्टिन्यूअस, T से टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो एक्टिव वॉइस होते हैं इनके रूल क्या होते हैं? तो इनमें आप सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे इज, एम या आर। इन तीनों में से किसी एक का यूज करेंगे। जैसा सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज कर लेंगे। फिर इज, एम, आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। फिर उसमें आप आईएनजी जोड़ेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यानी कि इस रूल पे अगर कोई सेंटेंस होगा तो उस सेंटेंस को आप बोलेंगे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो अगर इसको पैसिव वॉइस बनाना होगा तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम इस ऑब्जेक्ट को उठाकर लाते हैं और यहाँ पे सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट। यहाँ का जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, उसको उठाकर लाएंगे और यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे। तो अब इसे हम ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि सब्जेक्ट बोलेंगे। अब ये जो सब्जेक्ट नया बनेगा जो पैसिव वॉइस का, उसके अकॉर्डिंग फिर से हम इज, एम, आर का यूज कर लेंगे और उस इज, एम, आर के बाद में हम क्या कर लेंगे? वर्ब बिंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? BEING, बिंग। और बिंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आप लिखेंगे बाई, और बाई के बाद लिखेंगे एजेंट। अब एजेंट क्या होता है आपको पता होगा। एजेंट बोलिए या इसे डूअर बोलिए या इसे आप ऑब्जेक्ट बोलिए। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लिखना चाहूँगा। एग्जाम्पल ये कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट। इसका मतलब ये हुआ कि वह क्रिकेट खेल रहा है। अब इसमें ही क्या है? आपने बोला सर सब्जेक्ट है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग क्या है? मेन वर्ब है। क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब जैसे ही हम पहचान लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को उठा करके क्या करना है? हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो सब्जेक्ट बनाइए। यहाँ पे क्रिकेट लिखा आपने, क्रिकेट क्या बना? सब्जेक्ट बना। अब ये जो क्रिकेट सब्जेक्ट बना है इसके अकॉर्डिंग हम फिर से यूज करेंगे इज, एम, आर। देखिए यहाँ पे तो क्रिकेट के साथ इज लगता है, इतनी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर बिंग जोड़ना नहीं भूलना है क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। BEING, बिंग। तो क्रिकेट इज बिंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। थर्ड फॉर्म क्या होगा? प्लेइंग का प्लेड। यहाँ लिखेंगे प्लेड। तो क्रिकेट इज बिंग प्लेड। फिर लिखेंगे बाई, रूल के अकॉर्डिंग देखते रहिए। और बाई के बाद एजेंट या डूअर। डूअर कौन है? जो यहाँ का सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, वो डूअर होता है। उसी का ऑब्जेक्टिव केस बस यहाँ लिख देना है। जिसके ऑब्जेक्टिव केस लिखने की वजह से इसे हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस आप लिखेंगे हिम। ऐसा आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या करेंगे? पैसिव वॉइस बताएंगे। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इसका मतलब समझेंगे। इसका मतलब ये होगा कि वह क्रिकेट खेल रहा है, और इसका मतलब होगा क्रिकेट खेला जा रहा है उसके द्वारा। अब क्रिकेट खेला जा रहा है। अब देखिए इस स्ट्रक्चर पे आप जो सेंटेंस बनाए हैं इसकी मीनिंग हो रही है इस क्रिकेट खेलने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि ये काम उल्टे क्रिकेट के ऊपर हो रहा है। उसी तरह से मैंने आपको सेंटेंस दिया था पेड़ काटे जा रहे हैं, तो आपने बनाया था ट्रीज और कटिंग। तो ये गलत हुआ। क्यों? क्योंकि ये एक्टिव वॉइस के रूल पे है। इसका मतलब ये सब्जेक्ट जो होगा वो डूअर बन जाएगा। अगर ये डूअर बन जाएगा तो ये काटेगा पेड़। ट्रीज आर कटिंग, पेड़ काट रहे हैं। पेड़ किसको काट रहे हैं भाई? पेड़ तो काटते नहीं किसी को। तो इस वजह से ये सेंटेंस आपके रॉन्ग हैं। इसे सही करने के लिए आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि ट्रीज और BEING, बिंग जोड़ेंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखेंगे कट।
ट्रीज आर बीइंग कट, मतलब पेड़ काटे जा रहे हैं। तो आई होप कि ये बातें समझ पाए होंगे कि ट्रीज आर कटिंग और ट्रीज आर बीइंग कट में क्या अंतर है। ट्रीज आर कटिंग, पेड़ खुद काट रहे हैं किसी को, पेड़ किसी को काटते नहीं है, मीनिंगलेस हुआ। ट्रीज आर बीइंग कट, पेड़ काटे जा रहे हैं, ये बात सही है, मीनिंगफुल हुआ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की इस चीज़ को आप समझ गए। अगर मैं बात करूंगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में निगेटिव की तो कोई दिक्कत नहीं है, निगेटिव भी हो जाएगा। आइए इसको हम इरेज करके निगेटिव इंट्रोगेटिव की भी बात कर लेते हैं यहीं पे। देखिए ध्यान से सुनेंगे, इसकी अगर निगेटिव बनाएंगे तो ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट बनेगा। जैसे अब रूल में मैं नहीं लिख रहा हूं, समझ जाएंगे, इज एम आर के बाद नॉट आता है, इतना तो आपको पता होगा। ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। फिर इसका अगर आप बनाएंगे पैसिव वॉइस तो इस ऑब्जेक्ट को उठा करके यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे तो बनेगा क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाई, और बाई के बाद अब क्या लिखेंगे, हिम। क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाई हिम, यानी कि अगर इज एम आर के बाद नॉट है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में भी इज एम आर के बाद नॉट करना है, बस इतना ही करना और कुछ करना नहीं है। अगर यहाँ से इज एम आर पहले हो गया, जैसे बना इज, ध्यान से सुनेंगे, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, ऐसे अगर बन गया इज ही प्लेइंग क्रिकेट तो यहाँ से भी इज को पहले कर देंगे, इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाई हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगा लिया करेंगे। अगर इज पहले आए और साथ में नॉट भी लगा हो तो जैसे बनेगा इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका भी पहले कर देंगे, इज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम। मतलब अगर नॉट भी हो यहाँ पे तो नॉट भी रहेगा, मतलब यहाँ पे नॉट हो तो यहाँ पे नॉट भी रहेगा, और इज पहले है तो इसमें भी इज पहले होगा। फिर इस इज से पहले अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए, जैसे व्हाई इज ही प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें भी इसके पहले क्वेश्चन वर्ड कर लेंगे, व्हाई, क्या कर लेंगे, व्हाई इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय हिम, और वाई के साथ में नॉट भी हो, जैसे वाई इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ बनेगा वाई इज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम, मतलब ऐसे बना लेंगे इंट्रोगेटिव भी इनके, तो आप बना लेंगे। आइए अगले टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो इसको यहाँ से हमें इरेज करना पड़ेगा, आप इसे रोक करके लिख सकते हैं अगर लिखना हो तो। आइए बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। पी से प्रेजेंट, पी से परफेक्ट, टी से टेंस। लेकिन इससे पहले ना मैं एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव में चेक कर ले रहा हूँ। जैसे आ जाएगा हु इज प्लेइंग क्रिकेट, क्या आप बना लेंगे? अगर बना लेंगे तो ठीक है, इसको बनाकर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसको मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हु से रिलेटेड पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, और ये कंटिन्यूअस है तो जिसको अभी बताए हैं, तो दोनों को एक में मिक्स कर दिया गया है। तो आप बना लेंगे, अब बनाकर इसे आप कमेंट करेंगे, मैं कमेंट जरूर पढ़ता हूँ आपका, फिर आपको बताएंगे सही है या गलत, ठीक है। तो इसे मैं आप पे छोड़ दे रहा हूँ, मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ही बात कर रहा हूँ। देखिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस में जो रूल होता है उसमें सबसे पहला काम की सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप हैज़ या हैव में से कोई एक यूज करेंगे जो कि हेल्पिंग वर्ब है। फिर इस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, आप थर्ड फॉर्म देखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट।
अगर फिर इसका पैसिव बनाने की बात की जाए कि कैसे बनेगा, तो यहाँ के ऑब्जेक्ट को उठाकर लाएंगे और यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे। फिर ये जो सब्जेक्ट बनेगा इसके हिसाब से हैज या हैव में से कोई एक यूज करेंगे। इस हैज या हैव के बाद आप बीन का यूज करेंगे और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई और बाई के बाद एजेंट यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। जैसे आएगा ही हैज रिटन अ लेटर। ही हैज रिटन अ लेटर, वह पत्र लिख चुका है। इसमें ही क्या है, आपने बोला सर सब्जेक्ट। हैज क्या है, फिर आपने बोला हेल्पिंग वर्ब। मैंने पूछा रिटन क्या है, आपने बोला मेन वर्ब। फिर मैंने पूछा अ लेटर क्या है, आपने बोला ऑब्जेक्ट। जब आप सब कुछ पहचान ही गए तो पैसिव वॉइस बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। बस ऑब्जेक्ट को उठाइए और सब्जेक्ट बनाइए। तो लिखेंगे अ लेटर, क्या लिखेंगे अ लेटर, फिर लिखेंगे हैज़, फिर लिखेंगे बीन। देखिए अ लेटर सब्जेक्ट बना। अब इसके हिसाब से हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हैज या हैव में से कोई एक यूज करना पड़ेगा। यहाँ जो सब्जेक्ट बनेगा तो अ लेटर आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यानी कि हैज यूज करेंगे। अ लेटर हैज, उसके बाद बीन यूज कर लेंगे। फिर थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म खुद ही दिया गया है यहाँ पे कि रिटन खुद ही थर्ड फॉर्म में है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अ लेटर हैज बीन रिटन, फिर लिखेंगे बाई। बाई के बाद आप लिखेंगे एजेंट, और एजेंट कौन होगा, जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा उसका ऑब्जेक्टिव केस तो ही है और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम, ऐसे बना लिया करेंगे। फिर इसके भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना लेंगे। जैसे आ जाएगा ही हैज नॉट रिटन अ लेटर, तो अ लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय हिम। फिर आएगा क्या, हैज को पहले लिखेंगे, हैज ही रिटन अ लेटर, तो यहाँ से भी हैज पहले हो जाएगा। हैज अ लेटर बीन रिटन बाय हिम। फिर आएगा कि वाई हैज ही रिटन अ लेटर, मतलब इसमें वाई भी लग जाएगा। तो या अब क्या कर लेंगे, यहाँ भी वाई पहले कर लेंगे कि वाई हैज ही रिटन लेटर, तो वाई हैज अ लेटर बीन रिटन बाय हिम। वाई में नॉट भी रहेगा तो कर लेंगे। जैसे वाई हैज ही नॉट रिटन लेटर, वाई हैज अ लेटर नॉट बीन रिटन बाय हिम, कर लेंगे बिल्कुल। तो आइए अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर ले रहे हैं। किसकी बात कर ले रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अब आप ये मत सोचिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का तो पैसिव बनता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बस आपके एग्जाम में पूछता नहीं है, ठीक है, बनता तो है ही है, बस आपके एग्जाम में पूछता नहीं है, जिसकी वजह से आप बोलते हैं कि इसका बनता नहीं है। तो बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, ठीक है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आइए इसके एक्टिव वॉइस का रूल पहले समझ लेते हैं। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आप लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव में से कोई एक जरूर लिखेंगे। हैज या हैव के बाद आप लिखते हैं बिन, और बिन के बाद आप लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing, और ing के साथ आप लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सिंस या फॉर, और सिंस या फॉर के बाद में आप लिखते हैं टाइम। और इन्हें हम अदर वर्ड के नाम से भी जान सकते हैं कि इन्हें बोल देंगे अदर वर्ड। अब इनके पैसे बनाने होंगे तो आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनेगा कौन, जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है वो बनेगा। तो सब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे हैज़ या हैव। फिर इस हैज़ या हैव के बाद में आप क्या लिखेंगे, बिन, और बिन के बाद आप लिखेंगे BEING, बिंग। बिंग के बाद आप लिखेंगे थर्ड फॉर्म के बाद लिखेंगे बाई के बाद लिखेंगे एजेंट, फिर अदर वर्ड लिख लेंगे। जैसे ही हैज, क्या लिखेंगे अब, ही हैज बीन प्लेइंग, he has been playing cricket for 2 hours. He has been playing cricket for 2 hours, मतलब वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है।
तो बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस, तो इसमें के जो ऑब्जेक्ट है ना उसी को आप सब्जेक्ट बनाएंगे। और ऑब्जेक्ट है कौन, तो बताइए ऑब्जेक्ट कौन है। तो ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। क्या है ऑब्जेक्ट, कौन है, क्रिकेट है। चलिए बनाते हैं क्रिकेट, ये हमारा बना सब्जेक्ट। फिर आपने लिखा हैज, फिर लिखेंगे बीन, तो क्रिकेट हैज बीन। फिर आप लिखेंगे BEING बिंग, क्रिकेट हैज बीन बिंग। फिर लिखेंगे प्लेड, थर्ड फॉर्म PLAYED, क्रिकेट हैज बीन बिंग प्लेड। फिर लिख देंगे बाय हिम। फिर ये लिख देंगे अदर वर्ड फॉर 2 आवर्स, फॉर 2, ये 2 है, फॉर 2 आवर्स। तो ऐसे बनेगा। क्या इसमें दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट हैज बीन बिंग प्लेड बाय हिम फॉर 2 आवर्स। ठीक है। अब लोगों को ये लगता है कि बी 2 बार आ गया जिसकी वजह से इसका पैसिव नहीं बनता है, तो ये थोड़ा देखने में अच्छा नहीं साउंड करता है। ठीक है, देखने में पढ़ने में जो भी हो अच्छा साउंड नहीं करता बोलने में, बिन बिंग ऐसे, इस वजह से ऐसा बोला गया कि इसका पैसिव नहीं बनता है। पर ऐसी बात नहीं है। अधिक जानकारी के लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे माइकल स्वान की बुक प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज, या आपको पढ़ना पड़ेगा कौन सी बुक, आपको पढ़ना पड़ेगा कोलाइंस कोबिल्ड इंग्लिश ग्रामर। इन दोनों बुकों में ना 12 टेंस के पैसिव वॉइस बनाए गए हैं, यानी कि ऐसा लिखा गया है कि ये ज़्यादा यूजेज में नहीं आते हैं जिसकी वजह से इन्हें छोड़ दिया गया है, और कई बार बी के फॉर्म यहाँ दिखने लग जाते हैं, इसलिए इन्हें मतलब इनकी शोभा बढ़ाने के लिए इन्हें हटा दिया गया है। वैसे ज़रूरत पड़ सकती है कभी कभी, जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने बोला क्रिकेट खेला जा रहा है, तो आप क्या बनाएंगे, जैसे पेड़ काटे जा रहे हैं वैसे ही क्रिकेट खेला जा रहा है, तो आप बनाएंगे ना कि क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, क्रिकेट खेला जा रहा है। किसके द्वारा खेला जा रहा है वो बात छोड़िए, बस क्रिकेट खेला जा रहा है, हमारा पूरा फोकस इस पे है, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। लेकिन अगर आपसे कोई बोले क्रिकेट 2 घंटे से खेला जा रहा है, ऐसा तो बोल सकते हैं ना हिंदी में, क्रिकेट 2 घंटे से खेला जा रहा है। अगर ऐसा मान लीजिए किसी ने बोला, तो आप इसको कैसे इंग्लिश में इसको बोलेंगे, तो ऐसे क्रिकेट हैज़ बीन बीइंग प्लेड फॉर 2 आवर्स। अगर हिंदी में आपको ये बात बोलनी पड़े क्रिकेट 2 घंटे से खेला जा रहा है, तो क्रिकेट हैज़ बीन बीइंग प्लेड फॉर 2 आवर्स, ऐसे ही तो बोलेंगे। अगर यहाँ से आपने बीइंग हटाया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया, तभी लगेगा क्रिकेट 2 घंटे खेला गया है, ऐसा बन जाएगा। मतलब अब वो काम कंटिन्यू नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो क्रिकेट हैज़ बीन बीइंग प्लेड फॉर 2 आवर्स, ये सही है, बस यूजेज में कम है जिसकी वजह से ऐसा बोला गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव नहीं बनते हैं। पर ये बात बोलना गलत है कि पैसिव वॉइस बनते ही नहीं है। हाँ, ये बोल सकते हैं यूजेज में कम है, कहीं पूछता नहीं है, किसी एग्जाम में भी नहीं आते, जिसकी वजह से इनको छोड़ दिया जाता है। वैसे जानकारी के लिए मैंने आपको बताया, पढ़ने आपको अगर लगे कि हाँ सही है तो आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको लगे कि नहीं हमारे ये काम के नहीं हैं तो आप इन्हें छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब इसे इरेज करते हैं हम। इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव तो बन जाएगा ना, बन जाएगा, बन जाना चाहिए। आगे हम बात कर लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस की बात करेंगे। और ये तो समझते हैं, पी से पास्ट, आई से इंडेफिनिट, टी से टेंस। अब ऐसा आप नहीं बोलेंगे कि सर पी से तो प्रेजेंट भी हो सकता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट होने को तो दोनों हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट की चर्चा किया जा चुका है, इसलिए इसे आप बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट। क्या बोलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। आइए समझते हैं।
अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट में सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमेशा आपको दिखेगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद आपको दिखेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद अगर पैसिव बनाना हो तो इस ऑब्जेक्ट को उठाएंगे और यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे, और जो यहाँ सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप यूज करेंगे वाज या वर में से किसी एक को जो यूज होना चाहिए। उसके बाद आप लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आप यूज कर लेंगे बाई, और बाई के बाद आप यूज करेंगे एजेंट। यानी कि पैसिव वॉइस में ये रूल आप यूज करेंगे। जब एक्टिव वॉइस में क्या हो, जब एक्टिव वॉइस में ऐसा हो, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूंगा, ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट। इसका मतलब ही प्लेड क्रिकेट में ही क्या है, आपने बोला सब्जेक्ट, प्लेड क्या है, आपने बोला वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मैंने पूछा क्रिकेट क्या है, फिर आपने बोला ऑब्जेक्ट। आप ध्यान से सुनेंगे, इस ऑब्जेक्ट को उठाएंगे तो यहाँ क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो क्रिकेट को पहले लाइए, बनेगा क्रिकेट, ये क्रिकेट हमारा क्या बना, सब्जेक्ट, तो यहाँ लिखिए सब्जेक्ट। अब ये जो सब्जेक्ट बना इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, वाज या वर, इन दोनों में से किसी एक को। तो क्रिकेट के हिसाब से वाज लगना चाहिए, पता होना चाहिए आपको, क्रिकेट वाज। फिर लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड। ये प्लेड सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में सेम होता है, लेकिन यहाँ ये सेकेंड है, यहाँ थर्ड है। तो क्रिकेट वाज प्लेड, फिर लिखेंगे बाई, और बाई के बाद लिखेंगे एजेंट, यानी कि जो यहाँ सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस, तो ही सब्जेक्ट है और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, आप ऐसा लिखेंगे। तो क्रिकेट है, क्रिकेट वाज प्लेड बाय हिम, क्रिकेट खेला गया उसके द्वारा, या क्रिकेट खेला गया था उसके द्वारा, कुछ भी बोलिए। निगेटिव इंटरोगेटिव बन जाएंगे इसका सब, जैसे ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, तो यहाँ बनेगा क्रिकेट वाज नॉट प्लेड बाय हिम, बन जाएगा। फिर आएगा डिड ही प्ले क्रिकेट, वाज क्रिकेट प्लेड बाय हिम, डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट, वाज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय हिम, व्हाई डिड ही प्ले क्रिकेट, व्हाई वाज क्रिकेट प्लेड बाय हिम, व्हाई डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट, व्हाई वाज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय हिम। कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे इंटरोगेटिव, जितने तरीके से बन सकते हैं सब। तो यानी कि ऐसा मैं मान लूँ कि पास्ट इंडेफिनिट के भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, हो गए होंगे। बाद में हम चल के बात करेंगे डबल ऑब्जेक्ट वालों की, ठीक है। अभी बस रूल सबकी बता रहे हैं ताकि सभी रूल आप समझ सकें अभी अच्छे से, ठीक है। तो उसके बाद में चल के हम बात करेंगे जब दो दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो कैसे बनेंगे। वैसे इंग्लिश में कितने तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, दो प्रकार के, बिल्कुल नहीं। आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि इंग्लिश में ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट, ऐसा आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में ऑब्जेक्ट चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चार। एक डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट, तीसरा कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, और चौथा होता है कौन सा ऑब्जेक्ट? रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। तो आइए अभी ना उनकी हम चर्चा बाद में करते हैं, पहले इन सारे रूल्स को हम समझ ले टेंस से रिलेटेड, ताकि जो कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं वो भी इस बात को समझ सके। इसलिए इन सबको यहाँ पे लिखवाना ज़रूरी है। आप लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। चलिए आइए तब इसको इरेज करते हैं और बात करते हैं कौन से टेंस के? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद आप क्या लिखेंगे? वाज या वर, इन दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे। फिर आप लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में जोड़ेंगे आईएनजी, आईएनजी के बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। यही रूल होता है। चलिए आइए देखते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे किसकी? पैसिव वॉइस के रूल की। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है उसको उठाकर यहाँ लाएंगे और लिखेंगे सब्जेक्ट। अब ये जो सब्जेक्ट बना इसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे यूज करेंगे वाज या वर। फिर वाज या वर के बाद आप यूज करेंगे बीईआईएनजी, बिंग।
बिंग के बाद आप यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लिखेंगे बाई, और बाई के बाद आप लिखेंगे एजेंट। आइए जैसे समझ लेते हैं। ही वाज डूइंग द वर्क। ही वॉज डूइंग द वर्क मतलब वह काम कर रहा था। बताइए ही क्या है? आपने बोला सर कि ही क्या है? सब्जेक्ट। वाज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। डूइंग क्या है? आपने बोला मेन वर्ब। फिर द वर्क क्या है? आपने बोला ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ही वॉज डूइंग द वर्क। अब इसमें से द वर्क जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि इसे लिखेंगे अब पहले द वर्क। अब ये बना हमारा सब्जेक्ट। क्या बना? सब्जेक्ट द वर्क। अब द वर्क के हिसाब से वाज या वर्ब में से कोई एक यूज करेंगे। आपको इतना पता होना चाहिए कि वर्क जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है। अगर आप नाउन की हमारी वीडियो देखे होंगे उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं इसका जिक्र किया गया है, तो आप ज़रूर उसको देख लें अगर नहीं देखे हो तो द वर्क हैज नहीं होगा, कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस है ना, वाज होगा। तो द वर्क सिंगुलर काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन है तो वाज यूज करेंगे। द वर्क वाज, और साथ में बिंग भी जोड़ना है, कंटिन्यूअस है तो द वर्क वाज बिंग। फिर आप लिखेंगे डन। डन के बाद लिखेंगे बाई। बाई के बाद एजेंट। एजेंट होगा कौन? जो यहाँ सब्जेक्ट होगा उसका ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट कौन है? ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस आपको पता होगा, हिम। तो ऐसे लिखेंगे द वर्क वाज बिंग डन बाय हिम। अब इनके भी नेगेटिव इंटरोगेटिव तो आप बना लेंगे ना। देखिए मैं सिर्फ बोल दे रहा हूँ, आप सुन लेंगे। ही वॉज नॉट डूइंग द वर्क वॉज नॉट बिंग डन बाई हिम। क्लियर? वाज ही डूइंग द वर्क बनेगा वाज द वर्क बिंग डन बाई हिम। फिर आएगा वाज ही नॉट डूइंग द वर्क, तो वाज द वर्क नॉट बिंग डन बाई हिम। फिर आएगा वाई वाज ही डूइंग द वर्क। फिर आएगा वाई वाज द वर्क बिंग डन बाय हिम। फिर आएगा वाई वाज ही नॉट डूइंग द वर्क, वाई वाज द वर्क नॉट बिंग डन बाय हिम। इसे सिर्फ मैं बोल दिया हूँ, लिख नहीं रहा हूँ ताकि समय आपका बच सके, क्योंकि लिखने में टाइम ज़्यादा लगेंगे और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस हेल्पिंग वर्ब को इधर उधर करना है तो उतना आपको पता है और सुन कर भी आप सीख सकते हैं। सुनकर भी आप सीख सकते हैं, जिसकी वजह से मैं नहीं लिखा। ओके, तो आइए अब इसको भी हम यहाँ से इरेज करते हैं और बात कर लेते हैं किसकी? पास्ट परफेक्ट टेंस की। आइए आइए तो बात किसकी करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो यहाँ पे आप बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए पास्ट परफेक्ट में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप हेड लिखते हैं, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। ये जो रूल होता है आपके पास्ट परफेक्ट टेंस की होता है ना। तो पास्ट परफेक्ट में पैसिव जब बनाएंगे तो इस सब्जेक्ट को उठा करके आप सब्जेक्ट बनाएंगे। ये बना हमारा सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर्ब नहीं हेड लगाएंगे। हेड इसमें है तो हेड इसमें भी लगेगा, पैसिव इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें सोचने वाली बात भी नहीं है कि सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे और प्लूरल के साथ, सबके साथ आपको हेड लगाना है, बहुत ही ईजी है। तो सब्जेक्ट प्लस हेड के बाद लिखेंगे बिन। क्या लिखेंगे? बिन, BWN। और बिन के बाद लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई, और बाई के बाद एजेंट। देखिए यहाँ पे हमेशा बाई नहीं लगता है, जिसको हम बता चुके हैं आपको, बस आपको समझने के लिए हम बाई लिखा जा रहा है। यहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशन यूज किया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल समझ लेते हैं, ही हैड ईटन द फूड। ही हैड ईटन द फूड, इसका मतलब वो खाना खा चुका था। इसमें ही हो गया सब्जेक्ट, हेड हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ईटन हो गया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और द फूड दोनों मिलकर के हुआ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। तो बनाइए, यहाँ पे लिखेंगे द फूड
क्या लिखेंगे, द फूड, ठीक है। और द फूड आपका क्या बना यहाँ पे, सब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे आप हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब तो सबके साथ लगेगा, हैड ही, तो लगाइए हैड, द फूड हैड। उसके बाद लिखेंगे बिन, क्यों, क्योंकि रूल में बिन लगा है, बिन लगाएंगे। द फूड हैड बिन इटेन, थर्ड फॉर्म लिखना है इटेन। इसमें थर्ड फॉर्म खुद ही आपको ऑलरेडी दिया जा चुका है, बस उसी को यहाँ लिख देना है। तो द फूड हैड बीन इटेन, फिर लिखेंगे बाई, और बाई के बाद आप क्या लिखेंगे, बाई के बाद एजेंट लिखेंगे। एजेंट कौन होता है, जो यहाँ पे सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस आप लिखेंगे हिम। तो ऐसा बनाएंगे, द फूड हैड बीन इटन बाई हिम। इसका निगेटिव बनाएंगे तो बनेगा ही हैड नॉट इटन द फूड, यहाँ बनेगा द फूड हैड नॉट बीन इटन बाई हिम। फिर आएगा हैड ही इटन द फूड। एक चीज़ और है, फूड जो होता है हमारा ना क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग क्या करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब किसी पार्टिकुलर की बात होती है, कोई खास चीज़ों की बात होती है, तो उसके पहले द का यूज कर सकते हैं। इसका मतलब सही भी है, गलत नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि अरे ये तो अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले आपने द कैसे लगाया। जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो इसका हम जिक्र करेंगे, यहाँ पे सही है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर फूड की बात कर रहा हूँ कि जो किसी तरह का पर्टिकुलर फूड था वो खा चुका था, ठीक है। हाँ तो सही है, द फूड हैड बीन ईटन बाय हिम, ऐसे सब बन जाएगा। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना लेंगे आप, बोलने की क्या जरूरत है, सब टेंस में एक जैसे ही हैं, बस हेल्पिंग वर्ब को आगे पीछे करना है इसको, ठीक है। तो हो जाएगा ना। आइए अब बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। या इस पर एक और एग्जाम्पल आपको दे दे रहे हैं, ठीक है। इस पे एक और एग्जांपल आपको दे दे रहा हूँ। जैसे आएगा ही हैड प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका था। अब कहेंगे सर क्रिकेट के भी पहले द लगाइए, नहीं लगा सकते। पता है क्यों, क्यों नहीं लगा सकते क्रिकेट के पहले, क्योंकि क्रिकेट जो होता है ना एक खेल का नाम होता है। क्या होता है, एक खेल का नाम होता है, और किसी भी खेल के नाम के पहले ए एन और द का यूज नहीं करते, इसलिए आप इन्हें क्रॉस करेंगे। समझ पाए, क्या समझ पाए कि किसी भी खेल के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। हाँ, अगर इस क्रिकेट के बाद आप मैच लिखा हुआ देखते तो क्रिकेट मैच होता तो द लगा सकते, द क्रिकेट मैच या अ क्रिकेट मैच, ऐसा कुछ कर सकते हैं। फुटबॉल मैच भी होता तो आप लगा सकते हैं, लेकिन बस किसी खेल का नाम आ गया तो अब द का यूज नहीं करेंगे। द का नहीं, ए एंड द, तीनों में से किसी का भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ही हैड प्लेड क्रिकेट, अगर इसके पैसे बनाने होंगे तो क्रिकेट को आप उठाएंगे और यहाँ पे लाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, क्रिकेट हो गया। फिर आपने हैड लिखा, और हेड के बाद आपने बिन लिखा, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग है। बिन के बाद आप वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखेंगे, वर्ब यहाँ पे खेल चुका था, खेलना क्या जी प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। तो क्रिकेट हैड बिन प्लेड। फिर आपने लिखा बाई, और बाई के बाद एजेंट। एजेंट कौन बनता है, तो एजेंट वो बनता है जो यहाँ पे सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और सब्जेक्ट कौन है, ही है, और ही का ऑब्जेक्टिव केस याद होना चाहिए आपको, हिम होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिकेट हैड बिन प्लेड बाय हिम, बिल्कुल सही है। तो इसको भी 6 तरीके से बना ही लेंगे, बात एक ही है। आइए अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर लेते हैं। किसकी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझने के लिए इसे हमको यहाँ से इरेज करना पड़ेगा, जो कि मैं कर रहा हूँ। देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके पैसिव वॉइस बनाने से पहले एक्टिव वॉइस के रूल याद होने चाहिए ना। इसमें लिख दे रहा हूँ, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैड लिखते हैं, हैड के बाद आप बिन लिखते हैं, और बिन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लिखते हैं, आईएनजी के बाद आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर में से किसी एक का यूज कर लेते हैं, और सिंस या फॉर के बाद आप लिखते हैं टाइम। यही होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल। तो इसमें ऑब्जेक्ट जो होगा ना एक्टिव वॉइस में, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा कौन है, ये, इसको आप उठा के सब्जेक्ट बनाएंगे, और जो सब्जेक्ट बनेगा इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे यूज करेंगे हैड, फिर लिखेंगे बिन, बिन के बाद आप लिखेंगे BEING बिंग। मतलब इसका भी पैसिव वैसे बना सकते हैं जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बना है,
वैसे किताबों के हिसाब से देखा जाए तो बनता इसका भी नहीं है, यूजेज में बहुत कम है, पर फिर भी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि अगर कभी किसी कारणवश बनाना पड़ जाए तो आप ऐसे ही बनाएंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीइंग प्लस वर्ब की लिखेंगे थर्ड फॉर्म। क्या लिखेंगे? थर्ड फॉर्म के बाद आप लिखेंगे बाई के बाद आप लिखेंगे एजेंट के बाद अदर वर्ड लिख लेंगे। जैसे आ जाएगा कि ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, इसका मतलब वह क्रिकेट खेल चुका, वह क्रिकेट ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था या खेलता रहा था। टाइम भी लिख लीजिए फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। तो इस वाले ऑब्जेक्ट को उठाइए और सब्जेक्ट बनाइए। तो क्या बनेगा? क्रिकेट हमारा बना सब्जेक्ट। अब ये जो सब्जेक्ट बना तो इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे हैड, तो हैड तो सबके साथ ही लगना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हैड के बाद आप लिखेंगे BWN बिन, और बिन के बाद आप रूल पे जाएंगे और देखेंगे बिंग जोड़ना हमें नहीं भूलना है, तो BEING बिंग लिखेंगे। क्रिकेट हैड बिन क्या हो जाएगा? बिंग के बाद थर्ड फॉर्म क्या है? प्लेड के बाद लिखेंगे आप बाई, और बाई के बाद आप क्या लिखेंगे? बाई के बाद आप लिखेंगे क्या है? सब्जेक्ट यहाँ पे जो है ना उसका ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट क्या है आप देखेंगे ही है, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, और हिम के बाद अदर वर्ड लिख लेंगे फॉर 2 आवर्स। HRS लिखते हैं, इसको आर्स बोलते हैं, HOURS को आवर्स कहते हैं। तो आप आवर्स लिखिए या आर्स लिखिए, ये कंटेक्टेड फॉर्म है इसका। तो बनेगा क्रिकेट हैड बीन बीइंग प्लेड बाय हिम फॉर 2 आवर्स। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो जाएगा। बात कर लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। किसकी? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो आइए उसको भी समझते हैं। ये सब सारे रूल हैं, आपको बस याद होने चाहिए, ठीक है। वैसे आपको आता भी होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत कमज़ोर होते हैं पढ़ने में, उन्हें नहीं आता है, उनके लिए सारी चीज़ें मुझे बताना पड़ रहा है, ताकि वो भी कमज़ोर से कमज़ोर जो स्टूडेंट्स होंगे वो भी इस बात को क्या कर सकें? समझ सकें। तो बात कर लेते हैं हम किसकी? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। किसकी? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ऐसे ही शॉर्टकट में लिखेंगे, आप समझ जाएंगे। FIT का मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, बिल्कुल ठीक है। आइए, तो इस यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। सब्जेक्ट के बाद यूज किया जाता है शैल या विल में से किसी एक का यूज कर लिया जाता है, और इस शैल या विल हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद आप लिखते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसको उठाकर लाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। अब ये जो सब्जेक्ट बनेगा इसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे आप यूज करेंगे शैल या यूज कर लेंगे विल। अब इस शैल या विल के बाद आप लिखेंगे बी, और बी के बाद लिखेंगे क्या? थर्ड फॉर्म। क्या लिखेंगे? थर्ड फॉर्म। तो यहाँ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसे लिखेंगे थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के बाद हम लिखेंगे बाई, और बाई के बाद लिखेंगे एजेंट। जैसे कि एग्जाम्पल लिख के समझा रहा हूँ, जैसे आ जाएगा ही विल प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलेगा। तो इसका आप बनाएंगे अगर, तो इस फुटबॉल को आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो लिखेंगे फुटबॉल, ये हमारा सब्जेक्ट बना। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में। अब ये सब्जेक्ट बना तो फुटबॉल आपको पता है खेल का नाम है, उसके हिसाब से क्या करेंगे आप? देखिए यहाँ पे खेल के नाम चाहे कुछ भी है, सिंगुलर प्लूरल से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आई और वी दिखा तो आपको शैल यूज करना, और आई और वी के अलावा कुछ और दिख गया कुछ भी तो सबके साथ विल लगाना है। हाँ, आई और वी के साथ भी विल लगा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो फुटबॉल विल
बी, फिर आप लिखेंगे प्लेड, प्लेड के बाद आप लिखेंगे बाई, और बाई के बाद आप, ये रूल नहीं, तो क्रिकेट विल बी प्लेड बाई हिम, यानी कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे इस बाई के बाद, तो क्रिकेट विल बी प्लेड बाई हिम। बताइए क्या दिक्कत है? क्रिकेट नहीं, फुटबॉल, क्रिकेट बोल दिया मैंने, यहाँ फुटबॉल है, फुटबॉल विल बी प्लेड बाई हिम, जैसे ही विल प्ले फुटबॉल बनेगा फुटबॉल विल बी प्लेड बाई हिम। समझ गए होंगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। निगेटिव बनाएंगे तो सेल या विल के बाद यहाँ नॉट दिखाई देगा, तो इसमें भी सेल या विल के बाद आपको नॉट यूज करना है। यहाँ से अगर हेल्पिंग वर्ड पहले तो यहाँ से भी पहले, अगर इस हेल्पिंग वर्ड के पहले क्वेश्चन वर्ड तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ड से पहले क्वेश्चन वर्ड, कोई दिक्कत है नहीं, हो जाएगा। तो बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की, ठीक है। आइए देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, आज सभी टेंसों के रूल बताते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट को हम सीखते हैं। तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आपको लिखना होगा तो इसको वीडियो को आप रोकेंगे और रोक करके नोट कर सकते हैं। आइए समझते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखिए रूल यही होगा, मैं रूल लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सेल या विल, सेल या विल के बाद आप लिखेंगे बी, और बी के बाद आप लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी, और आईएनजी के बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। तो जब इसका आपको बनाना होगा क्या, पैसिव वॉइस, तो उस सब्जेक्ट को उठा के लाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे, उस ऑब्जेक्ट को उठा के ला के यहाँ लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। और जैसे आप इसे सब्जेक्ट यहाँ लिख देंगे तो फिर आपको बाद में यूज करना पड़ेगा सेल या विल में से किसी एक का आपको यूज करना पड़ेगा। अब ये जो सेल या विल यूज करेंगे तो इस सेल या विल के बाद आपको यूज करना पड़ जाएगा बी, और बी के बाद यूज करेंगे बिंग। बस इतना ही अंतर है कि आपको बिंग इसमें जोड़ना पड़ेगा, BEING, और बिंग के बाद आप लिख देंगे थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद आप लिखेंगे बाई, और बाई के बाद आप लिखेंगे एजेंट, ये लिखेंगे। जैसे आइए समझते हैं, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। आइए देखते हैं। तो इस क्रिकेट को उठाकर क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे हो गया क्रिकेट, ये हमारा बना सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी, फिर क्या हो जाएगा BEING, बिंग जोड़ना आपको नहीं भूलना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे रूल में लिखा गया है, तो क्रिकेट विल बी बिंग, फिर लिखेंगे यहाँ पे प्लेड, PLAYED, प्लेड। तो क्रिकेट विल बी बिंग प्लेड बाई, और बाई के बाद क्या लिखेंगे, बाई के बाद जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा। तो क्रिकेट विल बी बिंग प्लेड बाई हिम। बताइए इसमें कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं बोल सकते कि इसका बनेगा नहीं क्योंकि बी कई बार दिख रहा है, उससे कोई समस्या नहीं है, ठीक है। हाँ बना सकते हैं, बस यूजेज में कम है जिसकी वजह से आपको ये बुक में नहीं मिलते हैं, या लोग ऐसा कहते हैं कि इसका नहीं बनता है। पर ये बात कहना सही नहीं है कि इसका बनता ही नहीं है, ये कहेंगे कि यूजेज में कम है जिसकी वजह से इसका यूज़ नहीं होता है, तो लोग बताते नहीं है ना पढ़ाते हैं। तो क्रिकेट विल बी बिंग प्लेड बाय हिम, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। अब आइए ना हम बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। किसकी? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। इसे इरेज कर देते हैं। तो आइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हम बात कर लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस को समझने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसका रूल लिखना पड़ेगा। तो इसमें रूल में सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद आप लिखते हैं सेल
या विल। इस शैल या विल के बाद लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे हैव, और इस हैव के बाद लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल। पैसिव वॉइस बनाने के लिए उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ बनाएंगे सब्जेक्ट, और जैसे ही सब्जेक्ट बनेगा तब इसके अकॉर्डिंग जो भी लगना चाहिए शैल या विल वो आप यूज कर लेंगे। जो भी लगना चाहिए शैल या विल, कुछ भी लग सकता है, तो आप शैल या विल यूज कर लेंगे। शैल या विल के बाद फिर क्या लिखेंगे हैव, और हैव के बाद क्या लिखेंगे बीन, और बीन के बाद लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लिखेंगे बाय, और बाय के बाद एजेंट। जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे ही विल हैव बीन, बीन नहीं होगा ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखना है। ही विल हैव रिटन अ लेटर लिख लीजिए, ही विल हैव रिटन अ लेटर। तो आइए इसमें आपको पहचान कराते हैं। ये ही क्या है, आपने बोला सब्जेक्ट, विल क्या है हेल्पिंग वर्ब, हैव क्या है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो दोनों को मिलाकर क्या बोल देंगे हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है हमारा मेन वर्ब, और ये क्या है, ये क्या है आपका, तो आप बोलेंगे कि सर ये जो है ना हमारा ऑब्जेक्ट है और लेटर। अब उठा करके ऑब्जेक्ट को लाएंगे और यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे, तो अ लेटर यहाँ पे आएगा और ये बनेगा क्या सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट बना। अब इसके अकॉर्डिंग आपको शैल या विल यूज करना हो, तो अ लेटर विल बी नहीं होगा ना, यहाँ पे क्या होगा हैव होगा ना। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो अ लेटर विल हैव, उसके बाद बीन, और बीन के बाद यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे आप, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म खुद ही लिखा है रिटन, तो आप लिख देंगे WRITTEN। फिर बाय लिखेंगे, देखिए रूल में है बाय के बाद एजेंट लिखते हैं, और एजेंट कौन है यहाँ पे, जो यहाँ सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्ट क्या है आपको पता है, ही है, और ही का ऑब्जेक्टिव हिम होगा। तो ऐसे बनाएंगे अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम। इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी तो बन जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बन जाएगा सब, नेगेटिव भी इंट्रोगेटिव भी। तो आइए अब बात कर लेते हैं किसकी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। लेकिन चलिए इसका ना मैं बोल दे रहा हूँ नेगेटिव इंट्रोगेटिव। देखिए नेगेटिव बनाएंगे तो शैल या विल के बाद आपको नॉट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे भी शैल या विल के बाद नॉट करेंगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से शैल या विल अगर आप पहले यूज किए तो यहाँ से भी शैल या विल को आपको पहले यूज करना पड़ेगा। इस शैल या विल के पहले अगर कोई क्वेश्चन वर्ड दिख रहा है तो इसमें भी शैल या विल के पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप बना लेंगे। आइए अब इसको हम इरेज करते हैं, बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, क्योंकि उसका भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनता नहीं है आपके रूल के हिसाब से, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका बनेगा ही नहीं, बनाया जा सकता है। वैसे ही कैसे, बिंग लगा करके। तो आइए बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब कहेंगे सर इसका क्या बनेगा, तो इसका समझने के लिए पहले इसके रूल को समझते हैं। रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल में से किसी एक का यूज किया जाता है। शैल या विल में से किसी एक का यूज करने के बाद हम लिखते हैं क्या, हैव। क्या लिखते हैं, हैव। और हैव के बाद हम लिखते हैं बिन। बिन के बाद बिन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के बाद लिखते हैं जो वो है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट बस सिंस या फॉर प्लस टाइम, जिसको हम बोल देंगे अदर वर्ड। क्या बोल देंगे, अदर वर्ड बोल दे रहे हैं, नहीं तो बहुत बड़ा लंबा रूल बनता जाएगा ना। अब जैसे यहाँ पे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, ये इस ऑब्जेक्ट को ही यहाँ पे हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे बनाएंगे और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज करेंगे शैल या विल में से कोई एक। अब इस शैल या विल का यूज करने के बाद आपको लिखना पड़ेगा हैव, और हैव के बाद आप यूज करेंगे बिन, और बिन के बाद BEING, बिंग भी यूज करेंगे। और बिंग के बाद आप क्या यूज करेंगे,
बिंग के बाद आप यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ, थर्ड फॉर्म के बाद आप यूज करेंगे बाय, और बाय के बाद एजेंट, और इस एजेंट के बाद आप लिखेंगे अदर वर्ड। क्या लिखेंगे? अदर वर्ड। अब कहेंगे एक एग्जाम्पल हो जाए, आइए हो जाता है। ही, यहाँ पे मैं अब सी लिख ले रहा हूँ, ठीक है। सी विल हैव बीन, सी विल हैव बीन कुकिंग फूड, सी विल हैव बीन कुकिंग फूड। यहाँ पे फिर लिखेंगे आप फॉर 2 आवर्स, यही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। वो 2 घंटे से खाना पका रही होगी। सी विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे सिंस नहीं यूज कर सकते, अगर पॉइंट ऑफ टाइम आए तो भी, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ टाइम आए सुबह से, तो भी आप सिंस नहीं, फ्रॉम का यूज करेंगे। क्यों करेंगे उसको हम प्रीपोजिशन में देखेंगे, ठीक है, या टेंस में देख लेंगे। तो आइए यहाँ पे पहले बनाते हैं इसका पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट कौन इसमें ढूंढिए, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे फूड है ना, इतना तो पहचान पा रहे होंगे। अब इस सब्जेक्ट को उठा करके यहाँ पे हम लिखेंगे और ये बनेगा सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, शैल या विल यूज करेंगे। फूड के साथ आप विल यूज कर लेंगे, फूड विल, फिर लिखेंगे हैव, और इस हैव के बाद में आप लिखेंगे बीन, और इस बीन के बाद आप क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड, और कुक्ड के बाद आप लिखेंगे क्या, बाय। थर्ड फॉर्म के बाद बाय यूज करते हैं, और बाय के बाद यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा उसका ऑब्जेक्टिव केस, तो सी है तो सी का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हर होगा। तो क्या बनेगा, फूड विल हैव बीन, मैंने यहाँ पे गड़बड़ किया, बिंग नहीं लिखा, ठीक है। आप बिंग भी लिखेंगे ना, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। BEING बिंग, देखिए रूल में भी शायद लिखा है, हाँ लिखा है ना बिंग। तो फूड विल हैव बीन बिंग कुक्ड बाय हर, फिर लिखेंगे टाइम फॉर 2 आवर्स। अब बताइए इसमें कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो फूड विल हैव बीन बिंग कुक्ड बाय हर फॉर 2 आवर्स। तो यानी कि रहा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। वैसे बुक के हिसाब से बनता तो है नहीं, यानी कि आप समझते होंगे कि पैसिव वॉइस केवल 8 टेंस के ही बनते हैं, पर ऐसी बात नहीं है। 8 टेंसेस के पैसिव वॉइस यूजेज में ज़्यादा है, कंपटीशन में हर जगह वो पूछा जाता है। 4 को एकदम नेग्लेक्ट कर दिया गया है, पर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उनके बनते नहीं हैं। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप माइकल स्वान के द्वारा लिखी गई बुक प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज पढ़ सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, कोलाइंस कोबेल्ड इंग्लिश ग्रामर के नाम से एक बुक आती है, उसे आप पढ़ सकते हैं। इन बुकों में इन सब का भी जिक्र किया गया है, और जितने भी इंडियन राइटर्स होते हैं वो सारी जो बुकें लिखते हैं उन फॉरेन राइटरों की पढ़ करके लिखते हैं, तो उनमें आप जा करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको मैंने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस बता दिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, अब ऐसे कंसेप्ट से मिलेंगे जिसमें हम काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, या देखते हैं और भी कोई कंसेप्ट छूटे होंगे बीच में, उनका जिक्र करेंगे। उसके बाद मॉडल के पैसिव वॉइस, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, इंपरेटिव की पैसिव वॉइस, इनका जिक्र किया जाएगा, इन्फिनिटिव का किया जाएगा, भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तब तक आप इसे देखते रहें, फिर भी कोई अगर डाउट हो तो आप ज़रूर हमें बताएं।